सीबीएसई वर्ड्स में आपका स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम क्लास 10 साइंस का 6 चैप्टर जिसका नाम है लाइफ प्रोसेसेस, उसका जो टॉपिक है रेस्पिरेशन, उसके जितने भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं वो डिस्कस करेंगे। यानी जहाँ से भी जो क्वेश्चन बन सकता है वो सारे इस वीडियो में कवर हो जाएंगे। तो अगर आपने चैप्टर पढ़ा है तो एक तरह से रिवीजन हो जाएगा, और अगर नहीं पढ़ा, बिल्कुल भी नहीं पढ़ा, तो भी एटलीस्ट ये सारे क्वेश्चन आप तैयार कर लो, तो क्वेश्चन के फॉर्म में ही आपका वो टॉपिक कवर हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 28 क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द एनारोबिक रेस्पिरेशन इन यूनिसेलुलर फंगस। यानी एनारोबिक रेस्पिरेशन जब होता है, रेस्पिरेशन यानी एक ऐसा प्रोसेस जिसके जरिए एक लिविंग ऑर्गेनिज्म एनर्जी निकालता है। ठीक है, सिंपल फूड से वो एनर्जी निकालता है, ये हमारा रेस्पिरेशन होता है। एनारोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है? यहाँ ऑक्सीजन का इस्तेमाल नहीं होता एनर्जी निकालने के लिए। तो उसमें क्या प्रोडक्ट बनता है मैंने आपको पढ़ाया है। एक तो आपका इथेनॉल बनता है यानी C2H5OH ये बनता है। उसके साथ साथ आपका कार्बन डाइऑक्साइड बनता है और आपकी एनर्जी निकलती है। ठीक है, ये चीज़ें निकलती हैं। तो हमसे पूछ रहा है कौन सी चीज़ नहीं फॉर्म होती। ठीक है, नॉट प्रोड्यूस्ड। C2H5OH ये तो बनता है हमारा, कार्बन डाइऑक्साइड भी बनता है, और देखो एनर्जी की करेंसी ही होती है ATP। ठीक है, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। तो अगर एनर्जी लिखा हो या ATP लिखा हो, बात एक ही है। तो ये तीन तो बनता है, कौन नहीं बनता? ये बी ऑप्शन होगा। ठीक है, वाटर नहीं बनता इस रिएक्शन में। 29 वाला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा ऑर्गेनिज्म है जो कि बिना ऑक्सीजन के रह सकता है? भाई ऑक्सीजन की ज़रूरत ऑर्गेनिज्म को क्यों होती है? एनर्जी निकालने के लिए। यानी ये ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो एनर्जी निकालने के लिए ऑक्सीजन का इस्तेमाल नहीं करता, यानी इसका जो रेस्पिरेशन होगा वो एनारोबिक होगा। ठीक है, तो इनमें से एनारोबिक रेस्पिरेशन कौन करता है? ये आपका सी वाला होगा, यीस्ट करता है एनारोबिक रेस्पिरेशन। ये ऑक्सीजन का इस्तेमाल नहीं करता, तो ये बिना ऑक्सीजन के जिंदा रह सकता है। ठीक है, 30th वाला क्वेश्चन है द रिलीज ऑफ एनर्जी इन। अब इसमें ऑप्शन क्या दिया है? एरोबिक प्रोसेस, लेस, यानी हमसे इसमें यह पूछा है कि किस प्रोसेस में, एरोबिक में या एनारोबिक में, एनर्जी किस में ज़्यादा निकलती है। ठीक है, ऑप्शन से हमको ये बात समझ में आ रही है। तो एरोबिक क्या होता है? इसमें ऑक्सीजन का इस्तेमाल होता है, और एनारोबिक में ऑक्सीजन का इस्तेमाल नहीं होता है एनर्जी निकालने के लिए। तो जिसमें ऑक्सीजन का इस्तेमाल होता है यानी एरोबिक वाले में, वहाँ पर एनर्जी भी आपकी ज़्यादा निकलती है। यानी ऑलमोस्ट मान के चलो आप 38 ATP। ठीक है, ATP क्या है? एनर्जी करेंसी है, जिसे हम यूज़ करते हैं 10 रुपये, 100 रुपये, 1000 रुपये। ठीक है, वैल्यू नहीं याद रखनी, जस्ट मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। और वहीं एनारोबिक की बात करें जहाँ ऑक्सीजन का इस्तेमाल नहीं होता, वहाँ ऑलमोस्ट 2 ATP एनर्जी निकलती है। तो किस में ज़्यादा निकल रही है? एरोबिक में निकल ली है। तो देखो कौन सा ऑप्शन होगा? एरोबिक प्रोसेस लेस तो नहीं है भाई। एरोबिक प्रोसेस ग्रेटर देन, हाँ ये बात सही है, बी वाला ऑप्शन सही है। ठीक है, सी वाले में इक्वल कह रहा है तो ये भी नहीं होगा, ये नहीं होगा। ठीक है, बी वाला ऑप्शन इसका सही होगा। 31 वाला क्वेश्चन है सिंथेसिस ऑफ ATP मॉलिक्यूल। यानी जब आपका ये ATP वाला मॉलिक्यूल है ना, ये ATP क्या है? एक मॉलिक्यूल होता है। तो ये जब बनता है तो उसमें क्या होता है? क्या एनर्जी रिलीज होती है या इज़ नॉट रिलेटेड टू एनर्जी? यानी इसका बनने से एनर्जी से कोई लेना देना नहीं है, क्या ये बात है? या एनर्जी ये एब्जॉर्ब करता है, या कभी ये रिलीज़ करता है और कभी एनर्जी एब्जॉर्ब करता है? तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो एक चीज़ आप सिंपल से याद करो, किसी चीज़ का भी फॉर्मेशन होता है, स्पेशली आपका जब मॉलिक्यूल बनता है, तो बनने के लिए आपको हमेशा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, और जब कोई मॉलिक्यूल टूटता है तो उसके अंदर से एनर्जी रिलीज होती है। ठीक है, ये बेसिक सी चीज़ है। तो ATP जब मॉलिक्यूल बनेगा तो वो क्या करेगा? एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा, यानी एनर्जी का इस्तेमाल करेगा, तभी वो मॉलिक्यूल बना पाएगा। ठीक है, तो सी ऑप्शन इसका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 32, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है ये आपको बताना है। एट नाइट O2 एलिमिनेशन इज द मेजर एक्सचेंज एक्टिविटी गोइंग ऑन। दूसरा स्टेटमेंट है ड्यूरिंग डे कार्बन डाइऑक्साइड जनरेशन। ऑप्शन से हमको समझ में आ रहा है कि क्या पूछना चाह रहा है। तो चलिए मैं एक चीज़ आपको समझाता हूँ, उसके बाद हम ऑप्शन पे आते हैं। ठीक है, ऑप्शन देख के ही आपको आइडिया लग जाएगा किसके बारे में बात हो रही है। यानी दिन के टाइम में क्या होता है? ऑक्सीजन निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, क्या होता है? तो चलिए थोड़ा सा हम इसको समझ लेते हैं पहले। देखो प्लांट के साथ दिन में क्या होता है? डे टाइम में यानी दिन में क्या होता है? सनलाइट प्रेजेंट होती है। सनलाइट प्रेजेंट होगी तो फोटोसिंथेसिस होगा, यानी एक चीज़ क्या होगी? फोटोसिंथेसिस। और फोटोसिंथेसिस के लिए प्लांट को चाहिए क्या? उसे चाहिए कार्बन डाइऑक्साइड, CO2। और जब फोटोसिंथेसिस होता है, वो रिएक्शन कंप्लीट होती है, उसमें हमें क्या निकलता है? ऑक्सीजन निकलता है। ठीक है, ये बात तो हो गई। अब हर लिविंग ऑर्गेनिज्म को एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। एनर्जी के लिए कौन सा प्रोसेस होता है? रेस्पिरेशन वाला।
तो प्लांट क्या करेगा, एक और प्रोसेस साथ में करेगा, रेस्पिरेशन वाला, एनर्जी निकालने वाला। और एनर्जी निकालने के लिए इसको किस बात की ज़रूरत पड़ेगी, ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन चूंकि प्लांट को इधर उधर कहीं भागना नहीं है, बहुत ज़्यादा प्लांट को काम नहीं करना, बहुत थोड़ी एनर्जी चाहिए, इसका मतलब बहुत थोड़ा सा ऑक्सीजन उसको चाहिए। ठीक है, तो थोड़ा सा यहाँ से जो बाहर निकल रहा है फोटोसिंथेसिस से, उसी से ये क्या ले लेगा, ऑक्सीजन ले लेगा। ठीक है, अब रेस्पिरेशन में क्या होता है, ऑक्सीजन रिएक्टेंट होता है और प्रोडक्ट में आपके कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। अब देखो फोटोसिंथेसिस में इसको कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत है और रेस्पिरेशन से भी थोड़ा सा कार्बन डाइऑक्साइड निकली है, तो ये इन्वायरमेंट में ना जाके फोटोसिंथेसिस में ही इस्तेमाल हो जाती है। तो ओवरऑल आप क्या निकल रहा है ये बताओ। दिन के टाइम में यानी डे टाइम में हम बात करें तो बेसिकली कार्बन डाइऑक्साइड जो निकल रही है वो फोटोसिंथेसिस में वापस इस्तेमाल हो जा रही है और ऑक्सीजन का थोड़ा हिस्सा रेस्पिरेशन में जा रहा है, लेकिन बाकी हिस्सा इन्वायरमेंट जा रहा है। यानी हम ये कह सकते हैं कि डे टाइम में मेनली आपका क्या निकल रहा होता है, ऑक्सीजन निकल रहा होता है। ठीक है, वहीं रात में क्या होता है, देखो सनलाइट प्रेजेंट है नहीं और इसलिए फोटोसिंथेसिस नहीं होगा। ठीक है, बिना सनलाइट के फोटोसिंथेसिस नहीं होता, तो खाली आपका क्या होगा, रेस्पिरेशन वाला ही प्रोसेस होगा। उसके लिए इसको ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ेगी और यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी। ठीक है, तो नाइट में क्या होगा, ये कार्बन डाइऑक्साइड निकलना ये मेन काम होगा। ठीक है, अब हम ऑप्शन में देखते हैं। पहले ऑप्शन में हमसे क्या कह रहा है कि रात में क्या होगा, O2 एलिमिनेशन, ये मेजर एक्सचेंज एक्टिविटी होगी। तो देखो रात में हमने क्या देखा, ये कार्बन डाइऑक्साइड देखा, तो पहला स्टेटमेंट तो गलत है कि रात में आपका क्या होगा, बेसिकली कार्बन डाइऑक्साइड ही रिलीज होगा। सेकेंड स्टेटमेंट क्या है, दिन में क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड जनरेटेड ड्यूरिंग रेस्पिरेशन, यानी जो कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहा है रेस्पिरेशन से वो फोटोसिंथेसिस में इस्तेमाल होगा। तो देखो यही चीज़ तो मैंने आपको बताई है कि रेस्पिरेशन से जो कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहा है वो फोटोसिंथेसिस में इस्तेमाल हो रहा है। यानी सेकेंड वाली बात हमारी सही है। थर्ड वाली क्या है, एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, जो ऑक्सीजन पानी में डिजॉल्व होती है उसको ब्रीदिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं। यानी जैसे फिश वगैरह हो गई, वो कैसे रेस्पिरेशन करेगी, कैसे सांस लेंगी, तो उनको भी ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ेगी, तो वो ऑक्सीजन जो पानी में डिजॉल्व ऑक्सीजन है उसका इस्तेमाल करती है। तो तीसरी बात सही है। फोर्थ वाला स्टेटमेंट क्या कह रहा है, फिश टेक इन वाटर थ्रू दियर गिल्स एंड फोर्स इट टू पास थ्रू माउथ। तो ये है हमारी फिश, बड़ी ही वाहियात से बनी है। तो इसमें यह कह रहा है कि फिश क्या करती हैं, वो गिल्स से, यहाँ पर उनके गिल्स प्रेजेंट होते हैं, तो कह रहा है वाटर यहाँ गिल्स के अंदर जाता है और माउथ से बाहर निकलता है। तो भाई ये बात नहीं है, बल्कि उल्टा होता है, वाटर माउथ से एंटर करेगा और गिल्स से बाहर निकलेगा। तो फोर्थ वाली बात गलत होगी। सेकेंड और थर्ड किस में होगा, ये हमारा डी ऑप्शन सही होगा। ठीक है, सेकेंड और थर्ड। क्वेश्चन नंबर 33, विच ऑफ द फॉलोइंग इंक्रीजेज इन द मसल सेल व्हेन दे आर लैकिंग इन ऑक्सीजन। यानी वो कौन सी चीज़ है जो मसल सेल्स के अंदर बढ़ जाती है जब ऑक्सीजन की कमी हो। तो रेस्पिरेशन वाले प्रोसेस में एक केस ये होता है कि जैसे हमने देखा था, एक एरोबिक होता है, एक एनारोबिक होता है, यानी कुछ ऑर्गेनिज्म होते हैं जो ऑक्सीजन का इस्तेमाल करते हैं और कुछ नहीं करते। लेकिन जो ऑर्गेनिज्म ऑक्सीजन का इस्तेमाल करते हैं एनर्जी निकालने के लिए, उनमें कभी कभी ऐसा होता है कि जितने ऑक्सीजन की ज़रूरत है उतना नहीं मिल पा रहा है। तो जब ऑक्सीजन की कमी होती है उस केस में मसल सेल्स के अंदर आपके लैक्टिक एसिड डेवलप हो जाता है। तो जितना ही ज़्यादा ऑक्सीजन की कमी होगी उतना ही लैक्टिक एसिड का अमाउंट बढ़ जाएगा। ठीक है, इसी की वजह से क्रैम्प्स हो जाते हैं, यानी हाथ पैर में जैसे ऐंठन वगैरह अकड़न सी हो जाती है, वो इसी लैक्टिक एसिड की वजह से होती है। तो इसका ये सी वाला ऑप्शन सही होगा, लैक्टिक एसिड। क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं। द सरफेस अक्रॉस विच द एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड हैज़ टू टेक प्लेस इन टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म इज। यानी एक सरफेस होती है लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर, उसी के थ्रू क्या होता है, जो आपका ऑक्सीजन है वो ब्लड के अंदर इंटर करेगा और उसी सरफेस के थ्रू ब्लड से जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो बाहर निकलेगा। तो सरफेस की कुछ प्रॉपर्टी के बारे में बात कर रहा है कि वो सरफेस कैसी होती है। तो सिंपल सी बात है, आप खुद सोचो कि ऐसी सरफेस है जिसके पार गैस को जाना है, यानी वो बहुत पतली होनी चाहिए तभी तो गैस पार निकल सकती है, वरना अगर मोटी होगी तो गैस एक पार से दूसरी पार नहीं जा पाएगी। ठीक है, अब कोई चीज़ बहुत पतली होगी तो बहुत ज़्यादा नाजुक होगी। ठीक है, जैसे कोई पेपर है बहुत पतला है या कोई और चीज़ है जो बहुत ही ज़्यादा पतली है तो वो बहुत ज़्यादा नाजुक होगी। इंग्लिश में नाजुक को हम डेलिकेट कहते हैं। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, देखो सी, कि जिस सरफेस के थ्रू गैस का एक्सचेंज होता है एक टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म, यानी जो ज़मीन पर रहने वाले ऑर्गेनिजम्स हैं उनके बारे में बात हो रही है, तो ये सरफेस बहुत ही फाइन यानी बहुत ही बारीक पतली सी होती है और डेलिकेट होती है यानी नाजुक होती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 35 है। जब एयर को ब्लो किया जाता है माउथ के जरिए टेस्ट ट्यूब के अंदर
वो टेस्ट ट्यूब जिसके अंदर लाइम वाटर आपका प्रेजेंट है। तो जो लाइम वाटर है वो क्या हो जाता है, मिल्की हो जाता है, यानी मिल्क जैसा उसका कलर हो जाता है। किसकी वजह से, यानी माउथ से जब हम एयर बाहर निकालते हैं तो उस एयर में ऐसा क्या होता है जो लाइम वाटर को मिल्की कर देता है, तो वो होता है आपका कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, इसी की वजह से जो लाइम वाटर है वो मिल्की हो जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट सीक्वेंस ऑफ एयर पैसेज थ्रू इनहेलेशन। यानी जब हम सांस लेते हैं, एयर इनहेल करते हैं, तो उस केस में कौन सा जो है प्रोसेस होता है, किस सीक्वेंस में एयर इंटर करती है बॉडी में। तो चलिए मैं आपको समझाता हूँ। सबसे पहले क्या हो जाती है, नाक के अंदर जाती है, यानी आपकी नॉस्ट्रिल के अंदर इंटर करती है एयर। फिर आपका आता है फेरिंग्स, इसके अंदर इंटर करती है। फिर आपका आता है लैरिंग्स, जिसे हम वॉइस बॉक्स भी कहते हैं। लैरिंग्स के बाद आपका आता है ट्रैकिया, ठीक है, जिसे हम विंड पाइप भी कहते हैं। तो ऐसे पाइप सा होता है। उसके बाद ये पाइप दो हिस्से में बढ़ जाता है। ठीक है, तो इन दोनों डिवीजन को हम क्या कहते हैं, ब्रोंकाई। उसके बाद ये दोनों हिस्से आगे जाके फर्दर इनकी ब्रांचेस टाइप की निकल जाती हैं, जैसे पेड़ वगैरह के अंदर ब्रांचेस होती हैं। ठीक है, इस तरह से निकलती हैं। तो इन ब्रांचेस को हम कहते हैं ब्रोंकियोल्स। ठीक है, अब इन ब्रांचेस में आगे जाके ऐसे बैलून जैसा स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, उसे हम एल्वुलाई कहते हैं। ठीक है, तो ट्रैकिया के बाद आपका ब्रोंकाई हो गया, उसके बाद आपका ब्रोंकियोल्स हो गया, फिर आपका एल्वुलाई हो गया। ये पूरा प्रोसेस हो गया। यहाँ पर आपको कुछ प्रोसेस बीच में नहीं दिए हुए हैं, तो आपको ऑप्शन के हिसाब से ही देखना है कौन सा ऑप्शन सही होगा। देखो NPL कहाँ जाएगा, पहले NPL, तो ये डी वाला ऑप्शन सही होगा। देखो नॉस्ट्रिल, उसके बाद फेरिंग्स, फिर लैरिंग्स, फिर आपका ट्रैकिया, और बीच में दो और मैंने प्रोसेस आपको बता दिया, ब्रोंकाई और ब्रोंकियोल्स। ठीक है, तो कैसे भी आपको ऑप्शन दे, अब ये वाला आपका जो टाइप है वो क्लियर हो गया। ठीक है, एयर पैसेज का सीक्वेंस पूछे तो मैंने पूरा डिटेल में आपको बता दिया। ठीक है, तो उसके बाद फाइनली आपका एल्वुलाई के अंदर जाता है। तो ये सीक्वेंस सही है, डी वाला ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं, लैक ऑफ ऑक्सीजन इन मसल्स ऑफन लीड टू द क्रैम्प्स इन द लेग्स ऑफ क्रिकेटर। तो अभी मैंने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था कि ऑक्सीजन की कमी की वजह से जो मसल्स होती हैं उसके अंदर लैक्टिक एसिड डेवलप हो जाता है, उसी की वजह से ये क्रैम्प्स हो जाते हैं। तो क्रिकेटर वगैरह क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा भाग दौड़ करनी पड़ती है, तो जब हम जितनी तेज़ दौड़ेंगे उतना ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है, जैसे कोई बॉलर है बहुत तेज़ दौड़ता है तो उसको एनर्जी की रिक्वायरमेंट उतना ज़्यादा होगी। अगर ऑक्सीजन उतनी नहीं मिल पा रही है तो ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, लैक्टिक एसिड उसके मसल्स में डेवलप हो जाएगा। तो हमसे ये पूछ रहा है ऐसा क्यों होता है, तो होता है इसलिए कि आपका जो पायरुवेट है वो लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, पायरुवेट आपका 3 कार्बन मॉलिक्यूल है जो लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, इसी की वजह से होता है। तो डी ऑप्शन इसका सही होगा। तो क्वेश्चन नंबर 38 हमारा है, ड्यूरिंग द डिफिशियंसी ऑफ ऑक्सीजन इन टिश्यू ऑफ द ह्यूमन बीइंग पायरुविक एसिड इज कन्वर्टेड इनटू लैक्टिक एसिड इन। अब ये क्वेश्चन आपका एग्जाम्पलर का है। वैसे मैंने बहुत से क्वेश्चन आपके एग्जाम्पलर के लिए हैं क्योंकि यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आता है। यहाँ पर इसलिए मैंने एग्जाम्पलर लिख दिया क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा स्पेशल है। स्पेशल इसलिए है क्योंकि बिल्कुल डायरेक्ट एनसीईआरटी से नहीं पूछा गया है, थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रा नॉलेज की ज़रूरत है इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए। ठीक है, कन्फ्यूज़न हो सकता है। तो इस क्वेश्चन में ये कह रहा है कि जो ऑक्सीजन की कमी हो जाती है ह्यूमन बींग्स के टिश्यूज़ के अंदर, तो उसमें क्या होता है, आपका जो पायरुविक एसिड होता है वो लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट होता है। तो ये कहाँ होता है, अब आप कहोगे ये पायरुविक एसिड कहाँ से आ गया, हमने तो पढ़ा है पायरुवेट। ठीक है, तो देखो इन दोनों में ज़्यादा फर्क नहीं होता। अगर हम पायरुविक एसिड के फॉर्मूले की बात करें तो इसका होता है C3H4O3। ठीक है, ये एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल होता है। वहीं अगर हम पायरुवेट की बात करें जो कि आपके बुक में लिखा होगा, उसका फॉर्मूला होता है C3H3O3। एक हाइड्रोजन रिमूव हो गया होता है जिसकी वजह से एक चार्ज आ जाता है। ठीक है, निगेटिव। तो अगर आपको पायरुवेट लिखा हो या पायरुविक एसिड लिखा हो, एक ही बात है। ठीक है, ज़्यादा इसमें फ़र्क नहीं है। लेकिन हमारा क्वेश्चन ये नहीं है, इसको तो आप चलो आइडिया लगा लोगे, पायरुविक एसिड है, पायरुवेट है, थोड़ा आइडिया लगा लोगे कि चलो वही बात होगी। मेन है कि ये चीज़ कहाँ होती है, आपका जो पायरुवेट या पायरुविक एसिड है ये लैक्टिक एसिड में जो कन्वर्ट होता है तो वो कहाँ होता है। बुक खोलोगे, बुक में आपके पढ़ा होगा तो वहाँ की आपका मसल सेल्स के अंदर होता है, लेकिन यहाँ तो मसल सेल्स कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो आपने क्लास 9th में सेल के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा होगा कि सेल के अंदर बहुत सी चीज़ें होती हैं। उसके अंदर न्यूक्लियस होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है, साइटोप्लाज्म भी होता है। तो ये जो कन्वर्जन है वो मसल सेल्स के अंदर होता है, जैसा कि आपके बुक में लिखा है। तो बात तो सही है, लेकिन मसल सेल्स के अंदर भी कहाँ पर होता है, सेल के अंदर तो बहुत सी चीज़ें होती हैं, तो हम कहेंगे कि वो साइटोप्लाज्म के अंदर होता है। खैर मसल सेल्स के अंदर साइटोप्लाज्म का थोड़ा दूसरा सा नाम होता है जिसे हम सैक्रोप्लाज्म कहते हैं। वो नाम आपको याद नहीं रखना, बस इतना याद रखना कि मसल सेल्स के अंदर भी साइटोप्लाज्म के अंदर ये होता है। जैसे मैं आपसे कहूँ कि ताजमहल कहाँ पर है, तो एक बंदे ने कहा कि आगरा के अंदर है, दूसरे ने कहा इंडिया के अंदर है। तो देखो दोनों के आंसर सही हैं कि जो आपका ताजमहल है वो इंडिया के अंदर है
अगर मैं पूछूं इंडिया में कहाँ पर है तो कहोगे आगरा के अंदर है, ठीक है। तो इसी तरीके से मसल सेल्स के अंदर तो है, लेकिन मसल सेल्स के अंदर भी किस पार्ट में, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, न्यूक्लियस के अंदर, साइटोप्लाज्म के अंदर, कहाँ पर है, तो आप कहोगे वो साइटोप्लाज्म के अंदर है, ठीक है। तो इसका ए वाला ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 39, इनमें से आपको कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट है ये बताना है। 4 स्टेटमेंट आपके सामने है। यहाँ कह रहा है पायरुवेट को कन्वर्ट किया जा सकता है इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड में बाय यीस्ट। तो बात सही है। आपका यीस्ट क्या करता है, एनारोबिक रेस्पिरेशन करता है, ऑक्सीजन का इस्तेमाल नहीं करता। तो पायरुवेट को वो किस में कन्वर्ट कर देता है, आपका इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड में। साथ ही साथ एनर्जी तो रिलीज होती ही है, ठीक है। तो ये पहली वाली बात तो सही है। दूसरी बात करें, फर्मेंटेशन टेक प्लेस इन केस ऑफ एरोबिक बैक्टीरिया, तो भाई एरोबिक केस में नहीं होता। फर्मेंटेशन कहाँ होता है, एनारोबिक में। फर्मेंटेशन प्रोसेस के लिए आपको ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं पड़ती, तो ये बात तो गलत हो गई। कहाँ होता है आपका फर्मेंटेशन प्रोसेस, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है। तो भैया माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर नहीं होता, ये साइटोप्लाज्म के अंदर होता है। बेसिकली आपका यीस्ट लिखा होगा ऑप्शन में, तो यीस्ट के अंदर होता है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर नहीं होता। तो ये बात भी गलत हो गई। फोर्थ वाला क्या है, फर्मेंटेशन इज अ फॉर्म ऑफ एनारोबिक रेस्पिरेशन। हाँ, ये बात सही है, फर्मेंटेशन के लिए एनारोबिक वाला प्रोसेस यूज होता है, तो फोर्थ ऑप्शन सही है। तो फर्स्ट और फोर्थ किस ऑप्शन में है, आपका जी वाला सही होगा। क्वेश्चन नंबर 40 है, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट वो सही है रेस्पिरेशन के बारे में। तो यहाँ कह रहा है ड्यूरिंग इनहेलेशन, यानी जब हम सांस लेते हैं, इनहेल करते हैं, तो रिब्स क्या करती हैं, वो अंदर की तरफ जाती हैं, मूव कर जाती हैं, और जो डायफ्राम है वो ऊपर उठ जाता है। तो क्या ये बात सही है, तो ये बात तो भाई बिल्कुल गलत है। मैं आपको दिखाता हूँ एनिमेशन। तो इस एनिमेशन में आप देख सकते हो कि जो ग्रीन कलर वाला है ये हमारा डायफ्राम है। ये जब नीचे आता है तो लंग्स फैल जाता है और एयर अंदर आ जाती है, लेकिन जब ये ऊपर की तरफ उठेगा तो देखो एयर बाहर निकलेगी, क्योंकि लंग्स सिकुड़ेगा, लंग्स को दबाएगा ये, तो एयर बाहर निकलेगी। तो जब डायफ्राम राइज करता है, ऊपर जाता है, तो एयर बाहर निकलती है, यानी एयर एक्सेल होती है। जबकि यहाँ इनहेल लिखा हुआ है, तो ये बात तो गलत हो गई। दूसरा क्या है, गैसियस एक्सचेंज टेक प्लेस इन एल्वेलाइज, ये बात सही है। गैस के एक्सचेंज कहाँ होता है, एल्वेलाइज के अंदर होता है, एक बैलून जैसा स्ट्रक्चर होता है, ये एल्वेलाई होता है। फोर्थ वाला क्या है, हीमोग्लोबिन हैज़ ग्रेटर एफिनिटी फॉर कार्बन डाइऑक्साइड देन ऑक्सीजन, तो भाई ये बात गलत है। जो आपका हीमोग्लोबिन होता है उसकी जो एफिनिटी होती है, यानी जो लगाव होता है, जो अट्रैक्शन होता है, वो ऑक्सीजन की तरफ ज़्यादा होता है, ठीक है। तो यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड कह रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड में ज़्यादा होता है, तो ये बात तो गलत हो गई। एल्वेलाई क्या करता है, उसका जो सरफेस एरिया है वो इंक्रीज़ हो जाता है गैस एक्सचेंज करने के लिए। तो ये एनिमेशन आप देख सकते हो, जब गैस इसके अंदर जाती है तो ये एक्सपैंड कर जाता है, फूल जाता है, यानी इसका एरिया बढ़ जाता है, ठीक है। जब गैस निकलेगी तो ये सिकुड़ जाएगा, छोटा हो जाएगा, एरिया इसका कम हो जाएगा। तो ये फोर्थ वाली बात सही है कि एल्वेलाई अपना जो सरफेस एरिया है वो बढ़ा लेते हैं ताकि अच्छे से गैस एक्सचेंज हो सके। तो सेकेंड और फोर्थ, ये डी वाला ऑप्शन इसका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 41 की बात करें तो इनमें से किसको हम एनर्जी की करेंसी कहते हैं ऑफ सेल इन बायोलॉजी, ठीक है। एनर्जी करेंसी क्या होती है जो कि सेल इस्तेमाल करता है, तो वो आपका सी एटीपी होता है, जिसे हम एडिनोसाइन, टी फॉर ट्राई और फॉस्फेट, ठीक है, एडिनोसाइन ट्राई फॉस्फेट कहते हैं। आपका पहले एडीपी होता है, यानी एडिनोसाइन डाई फॉस्फेट। इसमें जब रेस्पिरेशन होता है, जो एनर्जी निकलती है उसका इस्तेमाल एक मॉलिक्यूल बनाने में हो जाता है। कौन सा मॉलिक्यूल, यही एडीपी और पी, यानी एडिनोसाइन डाई फॉस्फेट और एक फॉस्फेट मिल जाता है और मिल के ये एटीपी बना लेते हैं, ठीक है। तो अब ये इस्तेमाल होगा सेल के अंदर एज अ करेंसी, ठीक है। तो इसका सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 42 है, जो एयर पास हो रही होती है थ्रू द नॉस्ट्रिल इज फिल्टर्ड बाय, यानी जो नाक के जो होल्स होते हैं उसके थ्रू जो एयर पास हो रही है, उस एयर को फिल्टर करने का काम किसका होता है, तो इसका ए वाला ऑप्शन सही होगा। जो फाइन हेयर्स, जो पतले पतले छोटे से बाल होते हैं नाक के अंदर, वो फिल्टर करने का काम करते हैं। बहुत चीज़ों से फिल्ट्रेशन करते हैं, जैसे आपका कोई कीड़ा वगैरह ना चला जाए तो उससे भी, और इसके अलावा भी बहुत सी चीज़ों से ये आपको प्रोटेक्शन देते हैं, ठीक है। तो फिल्ट्रेशन का काम आपका इन फाइन हेयर्स का है। क्वेश्चन नंबर 43 की बात कर लें तो यहाँ कह रहा है कि जो फोटोसिंथेसिस है प्लांट के अंदर वो नहीं हो रहा है दिन के टाइम में। इफ़ द प्लांट इज़ रिलीजिंग, यानी अगर दिन में फोटोसिंथेसिस नहीं हो रहा है तो इसका मतलब प्लांट क्या रिलीज़ कर रहा होगा। अब आप कहोगे दिन में कैसे फोटोसिंथेसिस नहीं हो रहा है, तो भाई उसे कमरे में अंधेरे में कहीं रख दिया जहाँ सनलाइट नहीं जा रही है तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, सीधी सी बात है। या वैसे बादल है, सनलाइट नहीं प्रेजेंट है तो भी नहीं होगा। तो बस इतना समझो कि यहाँ कह रहा है कि फोटोसिंथेसिस नहीं हो रहा है, तो उस केस में प्लांट क्या रिलीज़ कर रहे होंगे। तो देखो प्लांट के अंदर दो प्रोसेस हो रहे होते हैं। एक तो आपका फोटोसिंथेसिस है जो कि फूड बनाने के काम आता है, और उस फूड से एनर्जी निकालने के लिए रेस्पिरेशन, ये दोनों प्रोसेस हो रहे होते हैं।
अब रेस्पिरेशन तो हमेशा होता रहेगा, लेकिन फोटोसिंथेसिस के लिए कंडीशन क्या है, सनलाइट का प्रेजेंट होना। तो हमसे कह रहा है कि फोटोसिंथेसिस नहीं हो रहा है, तो उस केस में खाली आपका रेस्पिरेशन हो रहा होगा। और रेस्पिरेशन के लिए किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है प्लांट को, ऑक्सीजन का इस्तेमाल होता है और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ होता है, ठीक है। तो अगर फोटोसिंथेसिस नहीं हो रहा है तो क्या रिलीज़ होगा, आपका कार्बन डाइऑक्साइड। अच्छा, अगर फोटोसिंथेसिस हो रहा होता, क्योंकि मैंने पिछली वीडियो में बता दिया है, शॉर्ट में अगर बताऊं कि अगर फोटोसिंथेसिस हो रहा होता तो ये कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज ना हो पाता। क्यों नहीं हो पाता, क्योंकि देखो फोटोसिंथेसिस के लिए कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल करेगा प्लांट और ऑक्सीजन निकाल देगा। यह ऑक्सीजन थोड़ा सा हिस्सा चला जाएगा रेस्पिरेशन के अंदर, क्योंकि रेस्पिरेशन के लिए बहुत थोड़े ऑक्सीजन की ज़रूरत है, प्लांट को ज़्यादा काम तो करना नहीं है। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा वो इन्वायरमेंट में न जाके, क्योंकि फोटोसिंथेसिस में कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत है ना, तो यहीं पर आके चला जाएगा, ठीक है। तो जब फोटोसिंथेसिस हो रहा होगा तो उस केस में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज नहीं होगा, और फोटोसिंथेसिस अगर नहीं होगा तो फिर कार्बन डाइऑक्साइड इन्वायरमेंट में चला जाएगा, ठीक है। तो हमसे कह रहा है फोटोसिंथेसिस नहीं हो रहा है तो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करेगा, सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 44 है, मैराथन के टाइम क्या होता है, कभी कभी हमें एक पेनफुल कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है, यानी जो हमारे लेग्स की मसल्स हैं ना, वो एक तरह से टाइट सी हो जाती हैं। मैराथन में हम बहुत दौड़ लिए, ठीक है, तो ऐसा हो जाता है। तो ऐसा क्या चीज़ एक्यूमुलेट हो जाता है, ऐसा क्या चीज़ जमा हो जाता है जो आपके लेग की मसल्स हैं, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम है, ठीक है, यानी अकड़ से जाता है, क्रैम्प्स जैसा हो जाता है। तो ये चीज़ तो हमने पिछले कई क्वेश्चंस में देख ली कि ये सारी चीज़ें कैसे होती हैं, लैक्टिक एसिड की वजह से होती हैं, ये डेवलप हो जाता है मसल्स के अंदर। क्वेश्चन नंबर 45 की बात करें तो इसमें कह रहा है कि किसके अंदर जो ब्रीदिंग रेट है वो हाइयर होगा। तो भाई जो आपके एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनका ब्रीदिंग रेट हाई होता है। अगर हम टेरेस्ट्रियल यानी ज़मीन पर रहने वाले ऑर्गेनिज्म से कंपेयर करें तो जो पानी में रहने वाले एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स हैं उनका ब्रीदिंग रेट हाई होगा। तो देखो मैन तो ज़मीन पर रहता है, डॉग, स्पैरो, सिर्फ एक फ़िश है जो पानी में रहती है, और फिश का जो है वो ब्रीदिंग रेट हाई होगा। क्यों हाई होगा, क्योंकि जो वाटर है उसके अंदर जो ऑक्सीजन डिज़ोल्व होता है वो बहुत कम होता है, और वही इस्तेमाल करते हैं एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म रेस्पिरेशन के लिए। तो एक बार में बहुत थोड़ा ऑक्सीजन को मिल पाता है, इसीलिए जल्दी जल्दी वो सांस लेते हैं, ठीक है। तो बी ऑप्शन इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 46 की बात करें तो कह रहा है कौन सा जो सीक्वेंस है वो करेक्ट है, एरोबिक रिएक्शन जो होती है यीस्ट के अंदर उसके बारे में। तो बिल्कुल आपका फ्लो डायग्राम दिया है बुक में, अगर आता होगा आप तो बिल्कुल आप आसानी से कर लोगे कि पहला तो क्या होता है, ग्लूकोज होता है, वो पायरुवेट में कन्वर्ट होता है साइटोप्लाज्म के अंदर। ये तो बात सही है, यहाँ तक तो सब में कॉमन ही है। आगे क्या है, प्रोडक्ट क्या बनता है आपका, कार्बन डाइऑक्साइड और इथेनॉल बनता है, इसमें शो कर रहा है, ठीक है। तो बी और सी तो ऐसे ही गलत हो गए, साथ में एनर्जी भी निकलती है, लेकिन बेसिकली यहाँ पर दो ही लिखा हुआ तो हम यही देखते हैं। तो ये कहाँ होता है, तो ये आपका माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर नहीं होता, ये साइटोप्लाज्म के अंदर होता है। अब आपके बुक में तो सिर्फ इतना लिखा है यीस्ट कि यीस्ट के अंदर होता है। तो भाई यीस्ट क्या है, एक यूनिसेलुलर फंजाई है, यानी एक सेल का ये बना हुआ होता है, तो इसका भी स्ट्रक्चर होता है। तो ये पूरा एक सेल हम मान लेते हैं उसका यीस्ट है। तो उसमें न्यूक्लियस भी होता है, वैक्यूल्स भी होता है, माइटोकॉन्ड्रियाज भी होते हैं। तो बीच में जो खाली वाली स्पेस होती है, ठीक है, वो आपका साइटोप्लाज्म होता है। तो अगर आपको यीस्ट लिखा हो तो भी ऑप्शन सही है। यीस्ट के अंदर कहाँ होता है उसके बारे में पूछेंगे तो यीस्ट के अंदर भी साइटोप्लाज्म के अंदर होता है। तो ये इंपॉर्टेंट है, चाहे आप बुक में लिख लेना, जहाँ पर लिखा है इन यीस्ट उसी के नीचे लिख लो साइटोप्लाज्म, यानी यीस्ट के अंदर भी साइटोप्लाज्म के अंदर होता है, ठीक है। तो इसका डी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 47 देखते हैं, कह रहा है इनमें से कौन सा सही है अगर हम एरोबिक रेस्पिरेशन के बारे में बात करें, ठीक है, ऑक्सीजन का इस्तेमाल करके रेस्पिरेशन करना है। तो ग्लूकोज से पायरुवेट में कन्वर्ट होता है, ये साइटोप्लाज्म के अंदर होता है, यहाँ माइटोकॉन्ड्रिया, यानी ए वाला ऑप्शन तो ऐसे ही गलत हो गया। फिर पायरुवेट से क्या बनता है आपका, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी बनती है, ठीक है। तो यहाँ पर ये बनना है और यहाँ बनना है, यानी सी वाला तो भी गलत हो गया, ठीक है, क्योंकि यहाँ एनर्जी भी दिखाया हुआ है। तो बी और डी में कौन सही होगा, तो देखो जो आपको पूरी तरह से रिएक्शन दी हुई है बुक के अंदर, वहाँ पर आपका ग्लूकोज है, साइटोप्लाज्म के अंदर ये पायरुवेट और एनर्जी में कन्वर्ट होता है, ठीक है, पायरुवेट प्लस नीचे एनर्जी भी आपका लिखा हुआ है, और फिर आपका माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ये कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी में कन्वर्ट होता है। तो डी ऑप्शन इसका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 48 है, रेस्पिरेशन में जो गैसेस का एक्सचेंज होता है वो कहाँ होता है, तो वो आपका एल्वेलाइज के अंदर होता है, ठीक है। बैलून लाइक स्ट्रक्चर होता है जो मैंने दिखाया था, उसके अंदर एयर जाती है तो ये फूल जाते हैं, ठीक है, और इन्हीं के थ्रू आपका जो ऑक्सीजन है वो ब्लड के अंदर और कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड से लंग्स के अंदर एंटर करता है। क्वेश्चन नंबर 49 है, इसमें ये पूछ रहा है कि जो आपका रिंग ऑफ कार्टिलेज होता है थ्रोट के अंदर ह्यूमन बींग्स के, उसका काम क्या है। तो भाई ये ऐसा हमारा
थ्रॉट होता है, यानी आपका ट्रैकिया कह सकते हो, गले के अंदर आपका ट्रैकिया होता है, विंड पाइप प्रेजेंट होता है, तो ये फ्लेक्सिबल टाइप का होता है। तो यहाँ पर ऐसे रिंग जैसा लगा हुआ होता है, ठीक है, रिंग ऑफ कार्टिलेज जिसे हम कहते हैं, ठीक है, सॉफ्ट बोन्स होती हैं जिसे कार्टिलेज कहा जाता है, ऐसे ऐसे ये लगी होती है थोड़ा थोड़ा गैप पे, ये एक तरह से सपोर्ट देती हैं, जिसकी वजह से ये होता है कि जो आपका एयर पैसेज है वो कोलैप्स न करने पाए, क्योंकि प्रेशर डिफरेंस की वजह से ये ऐसे जो विंड पाइप है चिपक सकता है, बंद हो सकता है। तो ये जो रिंग्स है ये इसको सपोर्ट करती हैं, तो इसका डी ऑप्शन सही होगा। इनका इस्तेमाल ये है, यूज़ ये है कि एयर पैसेज को कोलैप्स नहीं होने देते। क्वेश्चन नंबर 50 है, ड्यूरिंग द ब्रीदिंग साइकिल, यानी जब सांस ली जाती है और एयर को अंदर और बाहर किया जाता है तो लंग्स के अंदर हमेशा एक रेसिडुअल वॉल्यूम एयर का रहता है। यानी फॉर एग्जांपल जैसे सांस ली हमने तो 100 यूनिट एयर लंग्स के अंदर गई, ठीक है, तो लंग्स से जब बाहर निकलेगी तो पूरी की पूरी एयर ना निकलेगी, बल्कि मान लेते हैं हम सिर्फ 80 निकली, 20 अभी भी लंग्स के अंदर रह जाती है। तो ऐसा क्यों होता है, इसका क्या इस्तेमाल होता है? ये इसलिए होता है क्योंकि रेस्पिरेशन वाला जो प्रोसेस है ना, एनर्जी निकालने वाला, वो हमेशा कंटिन्यू रहना चाहिए, उसमें ब्रेक नहीं होनी चाहिए। अगर हम सांस लिए 100 यूनिट गई और हम एयर बाहर निकाल दिए तो लंग्स खाली हो गया, यानी ऑक्सीजन की सप्लाई कट हो गई, तो उस केस में रेस्पिरेशन रुक जाएगा। लेकिन यहाँ कुछ एयर अगर रह जाएगी तो क्या होगा, ये जो 20 यूनिट रह गया है इसमें अपना एक्सचेंज चलता रहेगा, तब तक कि नई आ जाएगी तो ये पुरानी वाली निकल जाएगी, ठीक है, इसीलिए बचा रहता है ताकि सफिशिएंट टाइम मिल सके, जो ऑक्सीजन है वो पूरी तरह से एब्जॉर्ब हो जाए और जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो उसके अंदर आ जाए, ठीक है, गैप ना होने पाए। तो बी ऑप्शन इसका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 51 है, जो रेस्पिरेटरी पिगमेंट है, पिगमेंट क्या होता है, कलरफुल सब्सटेंस होता है जो कि ह्यूमन के अंदर प्रेजेंट होता है, जो कि ऑक्सीजन को लेता है लंग से और टिश्यू तक पहुंचाता है, उन टिश्यूज़ के अंदर जहां पर ऑक्सीजन की कमी है। बेसिकली ये ऐसा पिगमेंट है, ऐसा कलरफुल सब्सटेंस है जिसका काम ये है कि ऑक्सीजन को लेकर अपने ऊपर लाद के जहां पर भी कमी है वहां ये पहुंचा दे। तो ये कौन सा पिगमेंट है, तो वो आपका डी ऑप्शन होगा, हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन का ही काम होता है कि वो ऑक्सीजन को कैरी करे, अपने साथ ले चले। क्वेश्चन नंबर 52 की बात करें, जो आपका एल्वेलर सरफेस है, यानी जो एल्वेलाई की सरफेस है, उसको अगर हम फैला दें तो उसका एरिया करीब करीब 80 मीटर स्क्वायर बनेगा, जो कि बहुत बड़ा होता है, 80 मीटर स्क्वायर। तो ये जो बड़ा सा एरिया, सरफेस एरिया अवेलेबल होता है, इन्हीं के थ्रू गैस एक्सचेंज होती है। तो इससे क्या होता है, ये क्या करता है भाई, अगर छोटा एरिया होता तो क्या नुकसान होता, इतना बड़ा जो एरिया है इससे फ़ायदा क्या होता है? इससे ये होता है कि जो एक्सचेंज की एफिशिएंसी है वो ज़्यादा हो जाती है। एफिशिएंसी का मतलब कोई भी चीज़ एक बार में कितना ज़्यादा आपको आउटपुट मिल रहा है। जैसे मान लो एक हफ्ते आपने पढ़ाई की और एक चैप्टर आपने तैयार कर लिया, और कोई दूसरा बंदा है वो 3 दिन के अंदर चैप्टर को तैयार कर लिया, तो 3 दिन में यानी जल्दी कर लिया उसने, तैयार दोनों का सेम हुआ, यानी एक ही चैप्टर, लेकिन इसने जल्दी कर लिया तो इसकी एफिशिएंसी हम कहेंगे ज़्यादा है, ठीक है। तो उसी तरीके से एक बार में जितनी ज़्यादा गैस एक्सचेंज हो जाएगी उतना ही ज़्यादा हम कहेंगे वो एफिशिएंट है। तो ज़्यादा सरफेस एरिया होने से फ़ायदा ये होगा कि इंक्रीज़ द एफिशिएंसी ऑफ एक्सचेंज, जो एक्सचेंज की एफिशिएंसी है वो इंक्रीज़ हो जाएगी, यानी एक बार में ज़्यादा से ज़्यादा गैस का एक्सचेंज हो पाएगा। क्वेश्चन नंबर 53 की बात करें, जो आपका हीमोग्लोबिन है वो कहाँ प्रेजेंट होता है, तो वो आपका रेड ब्लड कॉर्पसेल्स के अंदर प्रेजेंट होता है, जो आपके RBCs होते हैं उनमें प्रेजेंट होता है, और इसी हीमोग्लोबिन की वजह से ब्लड का कलर रेड होता है। तो यहाँ आकर हमारा जो रेस्पिरेशन वाले टॉपिक है वो पूरा कंप्लीट हो जाता है। जितने क्वेश्चन बन सकते थे वो सारे मैंने कवर करा दिए हैं आपको। तो और भी MCQ वीडियोस आप बायोलॉजी वाले सेक्शन की प्लेलिस्ट से देख सकते हो। प्लेलिस्ट का नाम है क्लास 10 बायोलॉजी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। इसी तरह क्लास 10 फिजिक्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, केमिस्ट्री इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इनकी भी प्लेलिस्ट है, वहाँ उसकी क्वेश्चंस आपके आ जाएंगे। तो प्लेलिस्ट का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ से आप देख सकते हो। ना मिले तो मुझे कमेंट कर देना, मैं लिंक शेयर कर दूंगा। तो अगली वीडियो से हम ट्रांसपोर्टेशन वाला टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, और उसके बगल में एक बेल का आइकन होगा, उसको दबा के जब ऑल पे क्लिक कर देंगे तो नई वीडियो आते ही आपको मैसेज आ जाएगा। ओके, तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।